अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू मीज़ क्रैश कोर्स। आज का हमारा लेक्चर नंबर 9 है ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, विच इज़ रिस्क रिटर्न एंड इंट्रोडक्शन टू प्राइसिंग। ये जी फाइनेंशियल मैनेजमेंट सेक्शन का हमारा एक पार्ट है। टॉपिक्स जी जो आज हमने इस लेक्चर में कवर करने हैं, दोज आर measures of risk and return, investment return and expected rate of return, standalone risk, risk aversion and required rate of return, portfolio risk, security market line and CAPM, calculating WACC, weighted average cost of capital और discounting process for price determination, लास्ट में होगा relevant risk and return valuation। अच्छा, आज का जो ये जो लेक्चर है इट इज़ गोइंग टू बी अ लेंथी लेक्चर, सो ये जो लेक्चर है दिस विल बी डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स होंगे जी। ओके जी, ओवरव्यू जी, ओवरव्यू मैं आपको देता चलूँ। रिस्क एंड रिटर्न का जो कॉन्सेप्ट है वो इन्वेस्टमेंट की डिसीजन मेकिंग का हार्ट है। लाइक इट इज़ द बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग। अमूमन कहा जाता है हायर रिस्क जो है वो एसोसिएट की जाती है फॉर हायर रिटर्न। इसी तरह लोअर रिस्क जो है वो लोअर एक्सपेक्टेड रिटर्न्स की तरफ पॉइंट आउट करती है। रिस्क है क्या? फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजीज़ में रिस्क कहा जाता है चांस ऑफ अर्निंग लेस देन द एक्सपेक्टेड रिटर्न। लाइक आपका जो एक्सपेक्टेशंस हैं, फॉर एग्जांपल आपने 1000 रुपीज़ कहीं पे इन्वेस्ट किए हुए हैं और यू आर एक्सपेक्टिंग 100 रुपीज़, और उसमें ये रिस्क हो सकता है कि 100 एनीथिंग बिलो 100 वुड बी रिस्क। एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या है जी? एक्सपेक्टेड रिटर्न है नोशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न एज एन एवरेज और एंटिसिपेटेड रिटर्न बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी, कि जी आपकी एंटिसिपेशन क्या है, आपको एक्सपेक्ट आप कितना कर रहे हैं रिटर्न। फिर जी तीसरी चीज़ है टाइप ऑफ रिस्क। अच्छा, हमारे फाइनेंशियल वर्ल्ड में दो तरह के कैटेगरीज हैं, अगर आप इसको हम कैटेगराइज करेंगे रिस्क को। एक है जनरल इकोनॉमिक फैक्टर्स, जो कि जैसे इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट चेंजेस, ये वो जनरल इकोनॉमिक फैक्टर्स वो रिस्क होती है जो कि सबके लिए अक्रॉस द बोर्ड, दूसरी कंपनीज के लिए जिसमें आप जिस फाइनेंशियली मैं बात कर रहा हूँ उन पे भी लागू होगी। दूसरी होती हैं फर्म स्पेसिफिक फैक्टर्स, जो वो चीज़ें जो कि आपके कंपनी, आपके ही प्रोडक्ट या आपके बिजनेस रिलेटेड हो, सच एज प्रोडक्ट सक्सेस और मैनेजमेंट डिसीजंस। ठीक है, ये दो तरह के हमारे पास रिस्क होते हैं। उसके बाद अच्छा, रिस्क को हमने समझ लिया। इवेल्युएट कैसे करेंगे? हम इवेल्युएट करते हैं रिस्क को दो चीज़ों पे, दो डायमेंशंस पे। एक जी है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट आउटकम्स, कि क्या आउटकम हो सकता है, कितने चांसेस, 50%, 40%, कितने चांसेस हैं, कौन कौन से आउटकम्स हो सकते हैं। और दूसरा जो आउटकम होगा उसका मैग्नीट्यूड, मींस उसका इफेक्ट कितना होगा हमारे एक्सपेक्टेड रिटर्न पे, या जो हमारा रिजल्ट है क्या वो अनफेवरेबल होगा या फेवरेबल होगा। इसी तरह जी जैसे मैंने आपको पहले बताया, फाइनेंशियल वर्ल्ड में फाइनेंशियल इंटरप्रिटेशन अगर आप करेंगे रिस्क की, वो सिर्फ इसका ये मतलब नहीं है कि जी आप पैसा हार गए या आपका पैसा डूब गया। एनी डेविएशन फ्रॉम एक्सपेक्टेड रिटर्न वेदर अबव और बिलो कंट्रीब्यूट्स टू रिस्क। आपको बड़ी जो है सही तरीके से बड़ी माइन्यूट और एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी पड़ती है कि हमने जो पैसे डाले हुए हैं वो एक्सपेक्टेड रिटर्न इतना है तो इतना ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा हो उससे कम हो तो वो रिस्क की तरह कंट्रीब्यूट करता है। जैसे कि आपने 1000 रुपये इन्वेस्ट किया हुआ है, यू आर एक्सपेक्टिंग 100 रुपीज़, पर उसका हुआ तो पॉजिटिव रिटर्न है, 10 रुपीज़ आपको मिले है पॉजिटिव रिटर्न, बट देन अगेन इट स्टिल कैरीज अ डिग्री ऑफ रिस्क, क्योंकि आपका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न था जिसकी बेसिस पे आपने सारे कैलकुलेशंस किए हुए थे वो मीट नहीं हुआ। तो जी इसी की कंटिन्यूशन में अब यहाँ पे कह रहा है जी बोथ द प्रोबेबिलिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल रिजल्ट्स आर इंटेग्रल टू अंडरस्टैंडिंग रिस्क। An event with a high probability but low impact might be considered less risky than one with a lower probability but a significant potential loss। अब वही बात आ गई, आपको प्रोबेबिलिटी भी देखनी पड़ेगी कि जी कितने परसेंट चांसेस हैं कि ये हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न आ सकता है या ये इन्वेस्टमेंट सक्सेसफुल हो सकती है, और अगर सक्सेसफुल होती है तो उसका इम्पैक्ट कितना होगा। मैग्नीट्यूड इज इम्पैक्ट, उसका क्या होगा जो पोटेंशियल रिजल्ट। यहाँ पोटेंशियल रिजल्ट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि फाइनेंशियल वर्ल्ड में आप एग्जैक्ट रिजल्ट्स आप जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट बी श्योर कि जब तक वो एक्चुअली चीज़ हो नहीं जाती। इसी तरह कहा जा रहा है कि जी किन हालात में एक ऐसा इवेंट हो गुजरे जिसमें हाई प्रोबेबिलिटी हो, फॉर एग्जांपल 90% चांस हो कि जी आप
जो है 1,000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट पे 100 रुपीज़ ले सकते हैं, तो वो है तो अच्छी बात। बट देन अगेन उसमें एक दूसरी कंडीशन होगी जहाँ पे 10% प्रोबेबिलिटी हो कि जी आप 200 रुपीज़ ले सकते हैं। तो जो 90% जिसकी प्रोबेबिलिटी है उसमें ज़्यादा सर्टेनिटी होती है। तो एक प्रोबेबिलिटी इज़ योर सर्टेनिटी ऑफ एन आउटकम। दूसरा है मैग्नीट्यूड। तो वो जो 90% आप एक तरफ 90% है जहाँ पे समझे आप 100 रुपीज़ यू आर गेटिंग एन एक्सपेक्टेड रिटर्न, और दूसरी तरफ 10% प्रोबेबिलिटी है कि यू विल बी गेटिंग 200 रुपीज़, पर उसके साथ साथ रिस्क भी ज़्यादा है। यहाँ पे 90% रिस्क है, हो सकता है आपको 200 मीट ना करें। तो उसमें फिर आ जाता है जी मेजर्स द साइज ऑफ द आउटकम, कि जी क्या इसका जो 10% का जो आउटकम होगा इज़ इट वर्थ द रिस्क, वो मैग्नीट्यूड आप बर्दाश्त कर पाएंगे। इसमें कैपेबिलिटी भी आ जाती है कि जो अगर पोटेंशियल लॉस हो जाए तो वो क्या एक कंपनी बियर कर पाएगी या नहीं। अब देखें जी, दो सिनेरियोज़ हैं। एक में ये सिनेरियो है कि जी एक कॉइन फ्लिप है इन्वेस्टमेंट में, उसमें 50% चांस है कि आप 1 रुपये 1 पैसा अर्न भी कर सकते हैं, एंड देयर आर 50% इक्वल चांसेस ऑफ लूजिंग 0.99 रुपीज़। ठीक है, फॉर इसको हम ऐसे समझ लें कि आपके पास एक कॉइन है, आप फ्लिप करेंगे, एक अगर हेड्स आ गया तो देयर इज़ अ चांस कि यू विल बी अर्निंग 101 रुपीज़, और देयर इज़ अ चांस दैट यू माइट बी लूजिंग 99 रुपीज़। तो है तो लो रिस्क, क्योंकि इसका मिनिमल मैग्नीट्यूड होगा पोटेंशियल लॉस का। या तो जी क्या होगा, या तो आप 101 रुपये अर्न कर लेंगे, या तो 99 रुपीज़ आप हार जाएंगे। अब दूसरे सिनेरियो में क्या है, हाई स्टेक्स कॉइन फ्लिप, वही 50% चांसेस है कॉइन के हेड्स अगर आ गया तो आप जी यू विल बी अर्निंग 10,000 रुपीज़, और अगर आप हार जाते हैं तो फिर होगा आप हारेंगे 10,000 रुपीज़। तो इसमें क्या है देखें, डिस्पाइट द 50% प्रोबेबिलिटी, अब प्रोबेबिलिटी तो सेम रही, बट इसमें क्या हो गया, दोनों सिनेरियोज में आपका मैग्नीट्यूड चेंज हो गया। इसीलिए आपको पोटेंशियल इम्पैक्ट भी देखना पड़ता है, सिर्फ उसकी प्रोबेबिलिटी नहीं देखनी होती रिस्क में कि जी अगर मैं 1,000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो उसमें 50% चांसेस हैं कि हम 100 रुपीज़ आ सकते हैं। देर आर 50% चांसेस, और समझे फॉर एग्जांपल 90% चांसेस है कि 100 रुपीज़ आ सकते हैं, और 10% चांसेस है कि 200 भी आ सकते हैं। बट देन अगेन उसका इन्वर्स भी हो सकता है कि 90% 200 रुपीज़ वाले सिनेरियो में ये भी चांसेस हैं कि 90% चांसेस है कि आप 200 रुपये हार भी सकते हैं, आपके लूज़ भी हो सकते हैं। ठीक है जी, जैसा कि हमने इस टॉपिक के फर्स्ट स्लाइड में देखा कि रिस्क जो है उसको इफ़ेक्टिवली मैनेज करने के लिए हमें सोर्स उसका जानना ज़रूरी है। दो सोर्सेज हैं, एक होता है इकोनॉमिक या जिसे मार्केट रिस्क भी कहते हैं, दूसरा होता है फर्म स्पेसिफिक रिस्क। अब इकोनॉमिक रिस्क में ये वो हैं जो इकोनॉमिक कंडीशंस इस मुल्क की क्या हैं, या जिस आप कैटेगरी ऑफ फर्म या जिस उसमें काम कर रहे हैं बिजनेस फील्ड में, उसमें क्या रिस्क हैं या उसमें जो है कौन कौन से फैक्टर्स हैं। For example, inflation, interest rate fluctuations, currency exchange, volatility and political instability, ये आपके पूरे आ जाते हैं इकोनॉमिक या मार्केट रिस्क फैक्टर्स में। इनको सिस्टमेटिक रिस्क भी कहा जाता है, क्योंकि इनको आप मिटिगेट नहीं कर सकते। मिटिगेट यहाँ पे मतलब है कि आप कुछ भी पॉलिसी चलें आप इनको बाईपास नहीं कर सकते। दूसरे होते हैं फर्म स्पेसिफिक और इडियोसिंक्रेटिक रिस्क। ये वो रिस्क होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर कंपनी, इंडस्ट्री, हो सकता है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, जो कि आप डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू भी उसमें आप अपने रिस्क कम कर सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने प्रोडक्ट निकाला जी, प्रोडक्ट जो है ख़राब निकला, उसकी उसमें कुछ फार्मूला था वो गलत हो गया, या आपके एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं है। जैसे कि बीच में हुआ था जी, एक पर्टिकुलर कार कंपनी ने एक कार लॉन्च की, उसमें जी सीट बेल्ट का मसला हो गया था, सो दे हैड टू रिकॉल द एंटायर प्रोडक्ट फ्रॉम द मार्केट। या फिर लीडरशिप चेंजेस हो जाते हैं, या फिर लॉ सूट्स होते हैं, तो उनका नेगेटिव इफेक्ट भी होता है। पर इसमें क्या है, ये फर्म स्पेसिफिक हैं तो इसलिए उनको डाइवर्सिफाइबल रिस्क भी कहा जा सकता है, कि इसमें एक स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है जहाँ पे आप डाइवर्स कर सकें इस रिस्क को। अब एग्जांपल है जी, देखें एप्पल इज़ अ फेमस कंपनी। अब ग्लोबल पीरियड ऑफ हाई इन्फ्लेशन है, ठीक है जी। इन्फ्लेशन में क्या होता है, आपके कॉस्ट अक्रॉस मैनी सेक्टर्स, मटेरियल, वेजेस सारी बढ़ जाती हैं, एक्सपेंसिव हो जाता है एप्पल के लिए भी। अब एप्पल के लिए इसका क्या असर होगा, हायर कॉस्ट होंगे। इन्फ्लेशन इंक्रीजेज द कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट्स लाइक चिप्स एंड रॉ मटेरियल। अब इन कॉस्ट को जो है अगर ये कंज्यूमर्स तक नहीं पहुंचाएगा, फॉर एग्जांपल अब अपने
प्रोडक्ट्स कंपटीशन में रहना चाहता है और प्रोडक्ट को महंगा नहीं करेगा तो इसके प्रॉफिट ऑब्वियसली श्रिंक होंगे। इसी तरह जब इन्फ्लेशन हाई होती है तो आपके पास कंज्यूमर्स के पास पैसा कम आ जाता है, दे ऑप्ट फॉर सेविंग रादर देन परचेजिंग स्टफ, तो परचेजिंग पावर भी उसके लिए कट हो जाता है। और राइजिंग इंटरेस्ट रेट जब होता है तो इन्फ्लेशन को कॉम्बैट करने के लिए अमूमन बैंक्स जो है अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती हैं, जिसकी वजह से अगर एप्पल जो है कोई भी लोन लेगा, फाइनेंस करवाएगा, तो उसकी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। ठीक है जी, बैंक से कर्जा लेने की या मार्केट से पैसे लेने की, और फिर न्यू इन्वेस्टमेंट्स में, न्यू प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगी। अच्छा, अब क्या है, ये सिर्फ एप्पल से ही रिलेटेड नहीं है, क्योंकि ये ओवरऑल होगा तो ये इसके जो दूसरे कॉम्पिटिटर्स हैं जैसे सैमसंग हो गया, सोनी हो गया, उसको भी एग्जैक्ट उसी तरह से ये इम्पैक्ट करेगा। फिर जी आ जाता है एग्जाम्पल फर्म स्पेसिफिक रिस्क। अब एप्पल जो है एक कोई डिज़ाइन फ्लॉ आ जाता है उसके आईफोन में, ठीक है, जिसकी वजह से ओवर हीट हो रहा है, तो ये क्या होगा, प्रोडक्ट रिकॉल होगा। अब इसमें क्या होगा, एक तो रेपुटेशन डैमेज हो गया, द रिकॉल कुड हर्ट एप्पल्स ब्रांड रेपुटेशन अफेक्टिंग फ्यूचर सेल्स, फाइनेंशियल कॉस्ट उसके रिपेयर करने की या रिप्लेस करने की या फिर सारे प्रोडक्ट वापस करवाने की, और फिर स्टॉक प्राइस भी अपना जो है डिक्लाइन हो जाते हैं। अब ये जो इशू है, दिस ओवर हीटिंग इशू स्पेसिफिक टू एप्पल, मेकिंग इट अ फर्म स्पेसिफिक रिस्क। ठीक है जी, ये आपका डिफरेंस है द फर्म स्पेसिफिक एंड इकोनॉमिक या मार्केट स्पेसिफिक रिस्क में। अच्छा जी, अब रिस्क को हम क्वांटिफाई कैसे करेंगे विद एक्सपेक्टेड रिटर्न। फाइनेंस में रिस्क को हम क्वांटिफाई इस तरीके से करते हैं कि जी हमारे पोटेंशियल रिटर्न्स क्या होंगे, उसको हम कैलकुलेट करेंगे जी हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न विथ एवरेज ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स वेटेड बाय द प्रोबेबिलिटीज़, कि जी कौन कौन से आउटकम हो सकते हैं और उन आउटकम्स की प्रोबेबिलिटीज़ क्या है। ठीक है जी, उसका जो फार्मूला है फॉर एक्सपेक्टेड रिटर्न, दैट इज़ ई इंटू आर इज इक्वल टू number of outcomes, where p is probability of the outcome and r is return of the outcome. अब इसमें एग्जांपल है, एक फॉर एग्जांपल आप एक स्टॉक जो है आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं एज अ कंपनी और एज एन इंडिविजुअल, एज अ फाइनेंस मैनेजर, और उसके 3 पॉसिबल आउटकम्स हैं। पहला है कि जी अक्रॉस द ईयर, एक साल या 2 साल, जो भी टाइम पीरियड है, फॉर एग्जांपल यहाँ हम एक साल उठा लेते हैं, इसमें जी रिसेशन जो है चलेगा मार्केट में, दैट इज़ अ 20% प्रोबेबिलिटी, और उसके रिटर्न क्या होगा, -15% रिटर्न होगा आपने जितना भी इन्वेस्ट किया हुआ है। दूसरा कि जी कुछ टाइम नॉर्मल होगी मार्केट, दैट इज़ गोइंग टू बी 50% प्रोबेबिलिटी है कि जी नॉर्मल रहेगा, और इसका 10% रिटर्न आपको मिलेगा। और तीसरा ये भी है कि जी उसी साल में बूम भी आएगा मार्केट में, एंड दैट विल बी, बूम की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि जी बूम होगा, दैट इज़ 30% प्रोबेबिलिटी, और उसके एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होंगे, दैट विल बी 35%। सो दिस पुटिंग दिस ऑल दीज वैल्यूज इनटू द फॉर्मूला, तो यहाँ पे जी 0.2 इज़ 20% और इसका आउटकम है 15%। ठीक है जी, इसी तरह 0.5 ये आपका आ गया प्रोबेबिलिटी इनटू 10% रिटर्न, और ये आपका आ गया 0.3 प्रोबेबिलिटी प्लस 35% रिटर्न, तो ये आपका आता है -3% प्लस 5% एंड प्लस 10.5%, 12% आपका एवरेज आ गया। इस कैलकुलेशन से ये आता है कि जी एवरेज रिटर्न जो है आपको जो साल में मिलेगा ऑन योर इन्वेस्टमेंट ऑफ परचेजिंग दिस स्टॉक विल बी 12.5%। तो आपको, आप इससे जो है इन्वेस्टर्स होंगे एवेल्यूएट करेंगे कि जी क्या ये इतनी रिस्क लेने लायक है या नहीं, क्या जो जी मैं 1000 रुपये डालूंगा उस पर मुझे साल में टोटल मिला के जो भी एक इकोनॉमिक टाइम पीरियड है 12.5% जो है मुझे उस पर रिटर्न मिलना है आफ्टर गोइंग ऑल दीज प्रोबेबिलिटीज़। अच्छा जी, जैसे हमने एक स्टॉक की बात की, इसी तरह जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं तो उस लिए उस वक्त ज़रूरी होता है ये अंडरस्टैंड करना कि जी आउट के पॉसिबल आउटकम्स जो हैं और उसकी लाइक्लीहुड, फॉर जैसे हमने पहले देखा जी पॉसिबल आउटकम जो मुझे 35% मिलेगा इस पर रिटर्न, उसका पॉसिबल उसका जो है लाइक्लीहुड कितना है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। ठीक है, यहाँ लाइक्लीहुड इज़ द प्रोबेबिलिटी, और यहाँ इसको कैलकुलेट करने के लिए, एवेलुएट करने के लिए हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपेक्टेड रिटर्न, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है। ठीक है, तो अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है क्या। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है एक स्टैटिस्टिकल फंक्शन है जिससे आपके जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं और उसके लाइक्लीहुड वो आप उससे कैलकुलेट करते हैं। फाइनेंस में जी ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, वो हमें हेल्प करता है एक मॉडल बनाने में। जैसे कि यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, अब देखें, अब रिसेशन जो है
उसमें 20% प्रोबेबिलिटी है कि जी रिसेशन हो सकता है, और उसमें रिटर्न जो है एक्सपेक्टेड वो -10% है। इसी तरह स्टेबल ग्रोथ के दौरान स्टेबल ग्रोथ 50% प्रोबेबिलिटी है रहेगा विद अ 5% रिटर्न, और बूम जो है देयर इज अ 30% प्रोबेबिलिटी विद अ 15% रिटर्न। हर एक स्टेट को जो है, जितनी भी आपकी इकोनॉमिक स्टेट्स हैं, स्टेट का मतलब है कि जिस एक टाइम पीरियड में से वो इकनॉमी गुजरेगी, एक प्रोबेबिलिटी दी हुई है। और इससे जो है, जैसे मैंने आपको बोला पहले ही कि लाइकलीहुड ऑफ द स्टेट, likelihood of occurring of a state or occurring of a particular outcome is known as probability, और returns यहाँ जो है are associated with each से जो expected return है। अब एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या है? एक्सपेक्टेड रिटर्न इज अ वेटेड एवरेज ऑफ ऑल पॉसिबल आउट रिटर्न्स। ये हम पहले भी स्लाइड में पहले भी लेक्चर में कवर करके आए, जहाँ पे वेट्स आप देते हैं हर आउटकम को कि जी ये प्रोबेबिलिटी 20% रिसेशन के दौरान 15% रिटर्न होगा, वो आप उस पर वेटेज डिवाइड करते हैं। अब ऊपर हमें जो एग्जांपल दिया हुआ है ये वाला, with a 0.2, 0.5 and 0.3, तो we'll be putting them into a formula। 0.2 जिसका 10% माइनस 0.5 50% जिसके चांसेस थे ऑफ विद 5%, एंड 0.3 बाई 15%, तो ये टोटल बन जाता है 5%। This 5% expected return represents the average return you might expect from the investment over time। जो भी टाइम पीरियड आप चूज़ करेंगे, जो भी होगा, उसमें आप अगर 1000 रुपये डाल रहे हैं तो उस पर जो है आपको 5% एक्सपेक्टेड रिटर्न होगा। तो ये दिस विल हेल्प यू इवेल्युएट कि ये जी आइदर इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी। अच्छा जी, फिर आ जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन। अब आपने यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न तो हमने कैलकुलेट कर लिया विच इज़ 5%। अब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? जब आप एक पर्टिकुलर सोलो स्टैंडर्ड लोन इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं तो उसमें आपको स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू पता चल जाएगा कि जी मार्केट कंडीशंस को देखते हुए व्हाट इज़ व्हाट कैन बी एन एक्सपेक्टेड डेविएशन फ्रॉम दैट रिटर्न। अब 5% रिटर्न है तो हम उसको क्वांटिफाई कैसे करेंगे? कल को अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी आती है तो क्या उतना ही रहेगा या ज़्यादा होगा या कम होगा? तो हाई स्टैंडर्ड डिवीएशन अगर आती है तो उसका मतलब है कि जी आपका रिस्क उसमें ज़्यादा है, देयर इज़ अ चांस कि आप एक्सपेक्टेड रिटर्न ना भी लें, एंड स्टैंडर्ड डिवीएशन माइट गो इनटू नेगेटिव और पॉजिटिव वे एज वेल। अब उसको कैलकुलेट करने का तरीका, एक तो हमारे पास ये फार्मूला दिया हुआ है, दूसरा है कि सब्ट्रैक्ट द एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम ईच पॉसिबल रिटर्न टू फाइंड द डेविएशन फॉर ईच आउटकम। ठीक है जी, आपने जो 5% हमने निकाला हुआ है वो हर उसमें से माइनस करेंगे। अब जैसे 10% रिटर्न है, यहाँ पे दिया हुआ है रिसेशन का 10% रिटर्न है, तो आप उसमें से 5% माइनस करेंगे विच विल बी -10%, एंड -5% इज -15%। इसी तरह इस 5 में से 5% माइनस होगा तो 0%, एंड देन यू हैव ओवर हेयर 15% यहाँ का आपका रिटर्न था, उसमें से आप 5 माइनस करोगे तो आपके पास 10% आ जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद आप हर डिविएशन को स्क्वायर करेंगे। सो स्क्वायर करने के बाद हमारे पास ये आ गया, देन हम उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। प्रोबेबिलिटी हमारे पास यहाँ पे दी हुई है, ये रही, दिस इज़ द प्रोबेबिलिटी 20%, 50% एंड 30%। सो वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई एंड टोटल कर देंगे जो रिजल्ट्स, टोटल करने के बाद हम उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो the 8.66% standard deviation means that the investment's return typically deviates about 8.66% from the expected return of 5%, indicating the level of risk। इसका मतलब है कि जी 5% जो आपका expected return है उससे there are chances कि 8.66% जो है आपकी return deviate होंगे। Now this might go into positive or negative as well, डिपेंड करता है कि मार्केट की कंडीशन कितनी है, मतलब मार्केट के जो फैक्टर्स हैं उस पर बहुत डिपेंडेंट है आपका ये इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी, अब इंटरप्रिटेशन कैसे की जाएगी एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड स्टैंडर्ड डिवीएशन की, मैं आपको पहले बता के हूँ, बट देन अगेन दिस इज़ एन एक्सटेंसिव स्लाइड्स मैंने इस बार इसलिए बनाई हैं कि जब आपको डेफिनेशंस में बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि डेफिनेशंस में थोड़ा मसला हो रहा है, सो दिस विल हेल्प यू आउट ऑन दोज एज वेल। जी, the expected return is valuable indicator of potential profitability. A higher expected return suggests the investment may be more lucrative, though it's not a guaranteed outcome। देखें, guaranteed outcome नहीं होता है, इसलिए हम इसको expected return कहते हैं, confirmed return नहीं कह रहे। The standard deviation reflects the risk of volatility of the investment. An investment with a high standard deviation is risky but might also offer higher returns। अब देखें वही बात होगी जैसे हमने पहले स्लाइड में पढ़ी थी कि the higher the risk, the higher the return, the lower risk is equal to lower return।
अब इसमें एग्जांपल दिया हुआ है कि जी लो रिस्क बॉन्ड जो है माइट हैव एन एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ 3% एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2%, सो मतलब फिर भी आप सेफ होंगे। दिस कैन गो प्लस 2%, तो 5% हो गया, -2% तो फिर भी 1% एक्सपेक्टेड रिटर्न होगा। A growth stock might have an expected return of 12% with a standard deviation of 25%. So there is यहाँ पे आपके wider range of potential outcomes हो जाएंगे. So by analyzing both expected return and standard deviation, investors can make more informed decisions based on the risk tolerance and investment goal. ये देखें आप में रिस्क टॉलरेंस कितना है एज एन इन्वेस्टर और आपके इन्वेस्टमेंट गोल्स क्या हैं। लाइक इफ़ यू आर, आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट है कि आप बोलेंगे ठीक है जी अगर 12% में से हमें नुकसान भी हो गया और वी डिड नॉट मीट दिस एक्सपेक्टेड गोल और हम कर सकते हैं टॉलरेट, और आपका इन्वेस्टमेंट गोल ये है कि यू नीड टू हैव हायर रिटर्न्स एंड आप रिस्क टॉलरेट कर सकते हैं, तो यू विल गो फॉर दिस। अ पर्सन विथ नॉन टॉलरेंस ऑफ रिस्क एंड लाइक कि जी ठीक है स्टडी इन्वेस्टमेंट गोल्स हो, दैट वुड बी चूजिंग अ लोअर रिस्क बॉन्ड। फिर जी आ जाता है को रिलेशन एंड पोर्टफोलियो रिस्क। वो था जो हमने पिछले स्लाइड जो कवर किया, दैट वाज फॉर स्टैंडर्ड नॉन रिस्क। अब पोर्टफोलियो रिस्क वहाँ होती है जहाँ पे आप एक से ज़्यादा जो है इन्वेस्टमेंट्स कर रहे होते हैं, आइदर स्टॉक्स बॉन्ड और एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो को रिलेशन उसका एक कॉन्सेप्ट है कि जी आप मल्टीपल इन्वेस्टमेंट जब एक पोर्टफोलियो में कर रहे होते हैं, वो डिग्री उसकी मेजर करता है कि जी दोनों जो सिक्योरिटीज़ हैं, सिक्योरिटीज़ यहाँ का मतलब है जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो एक दूसरे से कितना कोरिलेटेड है, आइदर पॉजिटिवली और नेगेटिवली। अब कोरिलेशन जो है जी क्वांटिफाइज हाउ टू इन्वेस्टमेंट्स आर रिलेटेड इन देयर ऑफ देयर रिटर्न्स। इट कैन रेंज फ्रॉम -1 टू +1। +1 का मतलब होगा परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। दोनों जो जी सिक्योरिटीज़ या दोनों जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो सेम डायरेक्शन में इक्वल प्रोपोर्शन में मूव कर रही हैं। अगर एक स्टॉक 10% से इंक्रीज होगा तो दूसरा भी 10% से इंक्रीज होगा। दूसरा होता है जी -1 विच इज़ परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। द सिक्योरिटीज मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई दो ऐसी इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं जहाँ पे एक स्टॉक जो है वो 10% अगर राइज होगा तो दूसरा 10% फॉल होगा। और दूसरा होता है जी नो रिलेशन, नो प्रिडिक्टेबल रिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन द मूवमेंट ऑफ टू सिक्योरिटीज़। ये तीन जो है क्वान्टिफाइबल हमारे पास टर्म्स आ जाती हैं। अच्छा जी ये भी है कि मोस्ट रियल वर्ल्ड सिक्योरिटीज आर नॉट परफेक्टली कोरिलेटेड। देयर कोरिलेशन टिपिकली लाइज समवेयर बिटवीन 0 and 1 due to common influences like economy, though they are also impacted by individual factors that create difference in their return. अब कोरिलेशन मैटर क्यों करती है? देखिए जी अब हाई पॉजिटिव कोरिलेशन शेयर्स ऑफ टू कंपनीज इन द सेम इंडस्ट्री। अब आप जैसे कोका कोला और पेप्सी दोनों बेवरेज इंडस्ट्री है, अब वहाँ पे आप अगर इन्वेस्ट करेंगे तो वो पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। सेम सेक्टर है, फैक्टर्स अब जो आपके जनरल इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं वो भी दोनों के लिए सेम ही होंगे, तो उन पे जो भी इफेक्ट इम्पैक्ट होगा, अगर एक स्टॉक बढ़ेगा तो दूसरा भी उसके साथ बढ़ेगा, अगर एक माइनस में जाएगा तो दूसरा भी माइनस में जाएगा। दूसरा है लो पॉजिटिव कोरिलेशन। कंसिडर टेक कंपनी लाइक एप्पल एंड कंज्यूमर गुड्स कंपनी लाइक प्रॉक्टर एंड गैम्बल। अब ये दोनों जो है डिफरेंट सेक्टर्स की हैं, तो इनमें जो है कोरिलेशन पॉजिटिव तो हो सकती है बिकॉज ऑफ द जनरल मार्केट, बट कम पॉजिटिव होगी, लो होगी। हो सकता है एक अगर मार्केट में बूम आ रहा है तो आपका एप्पल जो है 10% बढ़ सकता है और प्रॉक्टर एंड गैम्बल जो है वो 5% बढ़े और उनमें पॉजिटिव रहेगा बिकॉज ऑफ द जनरल मार्केट इकोनॉमी टर्म्स वी आर टॉकिंग अबाउट। अच्छा जी नेगेटिव कोरिलेशन जो है, अब बॉन्ड और स्टॉक में जो है एक नेगेटिव कोरिलेशन हो सकती है बिकॉज बॉन्ड्स जो हैं सेफर होते हैं, फिक्स्ड इनकम होती है और मार्केट कितना भी इम्पैक्ट करे बॉन्ड में एक आपका फिक्स हुआ होता है कि जी इतना आपको एसेट होगा एंड दिस विल गिव यू स्टेबल ओवर द टाइम पीरियड, आपको स्टेबल उसमें से एक इनकम आती रहेगी। जबकि स्टॉक्स जो हैं वो या तो बड़ा जल्दी उन पे इम्पैक्ट होता है मार्केट्स का, यू सी स्टॉक मार्केट्स डिक्लाइनिंग वेरी फास्ट, यू सी स्टॉक मार्केट्स क्रैशिंग, तो उसमें जो है नेगेटिव कोरिलेशन है आपके बॉन्ड और स्टॉक में। अब प्रैक्टिकल कोरिलेशन का एग्जांपल है जी एक इन्वेस्टर जो है एक पोर्टफोलियो बना रहा है जिसमें 60% स्टॉक्स और 40% उसने बॉन्ड रखे हुए हैं। सो स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स आर जनरली लो टू नेगेटिवली कोरिलेटेड क्योंकि उनमें इतनी कोरिलेशन नहीं है कि अगर स्टॉक मार्केट फेल भी हो जाती है तो बॉन्ड जो है वो स्टडी रहेगा या वैल्यू में इंक्रीज होगा। अब ये मिक्स रखने का है क्या मकसद, ये है कि जी जैसे जो इन्वेस्टमेंट अगर आपकी एक उसमें डूब जाए तो दूसरी आपकी उसमें बनती रहे। अब इसमें इन्होंने दिया हुआ है कि जी ए एंड बी विथ एन एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ 8% ईच, दोनों के 8% ईच है। स्टॉक ए हैज़
standard deviation of 15% and stock B a standard deviation of 20%। ठीक है जी, इसमें दोनों की स्टैंडर्ड डेविएशंस भी दी गई दे दी जो हमने पीछे पढ़ के आए। द कोरिलेशन बिटवीन द रिटर्न्स इज 0.2 low positive when calculated the expected return and standard deviation of a portfolio comprising both stocks, the positive but low correlation would result in lower overall portfolio risk compared to holding either stock individually। अब क्या हुआ, आपकी रिस्क जो है यहाँ पे मिटिगेट डाइवर्स हो गई, आपने दोनों ब्रेक कर दिया कि जी चले ठीक है, अगर एक आपका स्टॉक नेगेटिव भी जाएगा तो दूसरे में देयर आर चांसेस कि वो पॉजिटिवली अपहोल्ड करेगा। अब जी कोरिलेशन, हायर कोरिलेशन दे आर लाइकली टू एक्सपीरियंस, ये हम पहले भी लो और नेगेटिव ये पहले स्लाइड्स में कवर करके आए हैं। अब क्या होता है, अब जब दोनों ऐसे एसेट्स को आप कंबाइन करते हैं तो आप जो है इसको बेटर बैलेंस बिटवीन रिस्क एंड रिवॉर्ड कर पाएंगे। और ये एक मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी भी है, ऑल्दो दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ सिलेबस, बट इफ़ यू वांट टू गो थ्रू इट यू कैन गूगल दिस मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी। अब टाइप ऑफ रिस्क इन पोर्टफोलियो, दो टाइप ऑफ रिस्क को हम पहले पढ़ के आए थे, पर इसमें एक तीसरा टाइप भी है। इसमें जी एक तो हो गया फर्म स्पेसिफिक, जिसको हम डाइवर्सिफाइबल रिस्क कह कर आए हैं, जो एक रिलेटेड फर्म से उस मार्केट से नहीं बल्कि एक फर्म और प्रोडक्ट से हो। ठीक है जी, इसको हम रिड्यूस या एलिमिनेट भी कर सकते हैं थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। दूसरा होता है मार्केट नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क, जो कि डाइवर्स नहीं हो सकती, और इसको जो है बट इवन दो आप अगर टोटल डाइवर्स कर लें, अलग अलग पोर्टफोलियो अलग अलग चीज़ें रख के अपने पोर्टफोलियो में भी रख लें, उसको हम मिटिगेट नहीं कर सकते। तीसरा होता है जी टोटल रिस्क, द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ फर्म स्पेसिफिक एंड मार्केट रिस्क। अब आगे जो है हम इसमें ज़्यादा डिटेल्स इसकी देख लेंगे कि जो पोर्टफोलियो अगर हम कर रहे हैं, पोर्टफोलियो का इन्वेस्टमेंट में हम दो तीन हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो हम उसमें जो है ये तीनों रिस्क को कैसे मिटिगेट करेंगे देखेंगे। फर्म स्पेसिफिक डाइवर्सिफाइबल रिस्क, देखिए जी इडियोसिंक्रेटिक या डाइवर्सिफाइबल रिस्क भी कहा जाता है इसको, और किसी एक पर्टिकुलर इवेंट या फैक्टर से होती है जो कि पर्टिकुलर कंपनी या स्पेसिफिक इंडस्ट्री को रिलेट कर रही हो। ठीक है, अब जैसे कि आपने देखा होगा अमूमन विंटर्स में बेवरेजेस की सेल कम हो जाती है, सो दिस विल बी कंपनी और स्पेसिफिक इंडस्ट्री स्पेसिफिक, ये जो है आपकी डाइवर्सिफाइबल रिस्क होगी। Examples of firm-specific risk: product recalls due to quality issues, changes in company leadership, regulatory fines or legal issues. अब diversifiable इसको क्यों कहते हैं? By holding a broad portfolio of stocks from various industries, investors can mitigate the impact of any single firm's adverse event. The positive and negative performance of different firms tends to offset each other, reducing overall exposure to firm स्पेसिफिक रिस्क। अब फॉर एग्जांपल आपने बोला कि जी मुझे जो है मोबाइल फ़ोन्स में ही लेना है, तो आपने एप्पल में इन्वेस्टमेंट कर दी, एप्पल के स्टॉक्स ले लिए, या आपने सोनी के ले लिए, सैमसंग के ले लिए। अब फॉर एग्जांपल अगर एप्पल के पर्टिकुलर फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, प्रोडक्ट रिकॉल हो रहा है, उसके शेयर स्टॉक्स गिर भी जा रहे हैं, तो सैमसंग और सोनी के ऑन द अदर हैंड सेफ़ एंड सिक्योर रहेंगे। ठीक है जी, इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। सपोज अ फार्मास्यूटिकल कंपनी फेसेस अ लॉ सूट ओवर अ प्रोडक्ट डिफेक्ट कॉजिंग अ सिग्निफिकेंट ड्रॉप इन इट्स स्टॉक प्राइस। इफ एन इन्वेस्टर होल्ड्स ऑन ओनली दिस कंपनी स्टॉक द लॉस इज कंसिडरेबल। मतलब अगर सिर्फ इसी कंपनी के आप स्टॉक हैं तो फिर तो जी आपका लॉस तो होगा ही होगा। बट हाउएवर इफ द इन्वेस्टर होल्ड स्टॉक्स across multiple sectors, the impact is minimized as other stocks in the portfolio may not be affected by the lawsuit. So यही बात हो गई, आपने जी उस स्पेसिफिक एक कंपनी को या उस सेक्टर को इम्पैक्ट करेगा, बाकी जो आपकी इन्वेस्टमेंट से वो बच जाएंगी, सो आपके रिस्क इसमें कम हो जाएगा। मार्केट नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क जी, मार्केट रिस्क इज ऑल्सो नोन एज सिस्टमैटिक और नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क इज द रिस्क दैट अफेक्ट्स द इंटायर मार्केट और इकोनॉमी। ये भी हम पहले कवर करके आए हैं। अब इसमें क्या है, इकोनॉमिक डाउनटर्न, रिसेशन आ जाता है जी, और इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट चेंजेस हैं, पॉलिटिकल और ग्लोबल इवेंट्स। इसको नॉन डाइवर्सिफाइबल क्यों कहा जा रहा है? बिकॉज दिस रिस्क इम्पैक्ट द एंटायर मार्केट, होल्डिंग अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो डज नॉट एलिमिनेट एक्सपोजर टू देम। अब देखें रिसेंटली जैसे पाकिस्तान इंडिया की वॉर हुई और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, पाकिस्तान अफगानिस्तान की वॉर हुई, तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज वॉज गोइंग इनटू नेगेटिव, इट वॉज डिस्टेबलाइज। तो आप कितने भी स्टॉक्स अक्रॉस अलग अलग कैटेगरीज में भी ले लें तो उसका जो है इम्पैक्ट वो मिटिगेट नहीं हो पाएगा। अच्छा जी, फिर हमारे पास आ जाता है टोटल रिस्क। अब टोटल रिस्क जो है
दैट इज सम ऑफ फर्म स्पेसिफिक एंड मार्केट। आप दोनों रिस्क इसमें कंबाइन करते हैं और आप देखते हैं ओवरऑल कि जी अगर आप किसी सिक्योरिटी में किसी इन्वेस्टमेंट में काम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके क्या वेरिएबल्स बन सकते हैं। तो इम्पोर्टेंस फॉर इन्वेस्टर्स, अब टोटल रिस्क का इम्पोर्टेंस क्या है कि अच्छा, टोटल रिस्क से आप जो है बेटर पोर्टफोलियो डिसीजंस ले पाएंगे कि कौन सा हमें पोर्टफोलियो बनाना है। पर हमेशा याद रखिएगा कि जी इसमें आप डाइवर्सिफाइबल जो रिस्क है उसको तो आप फर्म स्पेसिफिक को रिड्यूस कर सकते हैं। मार्केट रिस्क जो है हमेशा पार्ट ऑफ टोटल रिस्क रहता है, क्योंकि जैसे मैं आपको बताया कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं मार्केट के जो कि अक्रॉस द बोर्ड सारे स्टॉक्स को, सारे इन्वेस्टमेंट्स को अफेक्ट करता है। अब इसमें हमारे पास जी है, व्हेन बिल्डिंग अ पोर्टफोलियो एन इन्वेस्टर एम्स टू डाइवर्सिफाई away as much firm specific risk as possible by holding a mix of assets and from various industries. However, market risk remains, so understanding one's tolerance for market swings is essential for setting realistic investment goals. अब यहाँ पे हमारा जी ये टॉपिक टोटल रिस्क का कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम बीटा एंड मार्केट रिस्क मेजरमेंट को देखेंगे कि जी उसमें अगर टोटल रिस्क भी है तो उसको कैसे काउंटर किया जाए और कैसे कवर अप किया जाए। थैंक यू जी। विल बी कैरिंग ऑन विथ पार्ट 2 ऑफ दिस लेक्चर later on.